गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखेंगे। जनरली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों के बीच में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। बच्चे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से भागते हैं, ठीक है, क्योंकि उस इकोनॉमिक्स की तुलना वो मैथमेटिक्स से करते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स से तुलना करें तो इकोनॉमिक्स मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस मैथमेटिक्स का इसमें, लेकिन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से अलग है। इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझ गए तो हमें इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगा। अगर इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे तो हमें इकोनॉमिक्स टफ लगेगा। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एकदम बेसिक टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स का, दैट इज हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि राष्ट्रीय आय को, ठीक है, नेशनल इनकम। जहां तक हमें राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो सबसे पहले गणना जो अगर किया गया था राष्ट्रीय आय का 1867 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किया था, या नेशनल इनकम की जो बात किया था, सबसे पहली बार जो बात किया था नेशनल इनकम, तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया। हम भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। भारत के रिस्पेक्ट में अगर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की बात पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, जो 1867 में उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किया था। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादाजी भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने 1867 में ही एक बुक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी बुक में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो ये तो रहा, अगर हिस्ट्री से उठा के कोई क्वेश्चन अगर पूछे राष्ट्रीय आय से तो उसकी जानकारी। लेकिन अब हम समझेंगे राष्ट्रीय आय होता क्या, ठीक है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें पहले 3-4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग समझेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग समझेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं राष्ट्रीय आय का क्या क्या कनेक्शन किससे है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें राष्ट्रीय आय बहुत इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें किस किस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला जीडीपी, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो पहले हमें यह समझना जरूरी होगा जीडीपी क्या होता है। जब हम जीडीपी को समझ लेंगे तो हमारा दूसरा टर्म आएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीएनपी को समझ लेंगे हमारा तीसरा टर्म आएगा एनएनपी। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और जब इसको हम समझ लेंगे तो हमारा लास्ट टर्म जो होगा उसको हम लोग समझेंगे एनआई को, दैट इज
नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एनएनपी को समझे हुए हैं तो हम बहुत इजी वे में एनडीपी को भी समझ सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी। एनएनपी को अगर हम समझे हुए हैं तो बहुत इजी वे में हम एनडीपी को भी समझ सकते हैं। और जब हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा तो हम बहुत इजी वे में पीसीआई को भी कलेक्ट करते हैं, पर कैपिटा इनकम को भी, प्रति व्यक्ति आय को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीएनपी को समझेंगे। देखिए, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कही जाती है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चीजों को होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है इसमें टाइम लिमिट दिया गया। सबसे पहला चीज एक तो है टाइम बाउंडेशन, समय सीमा, कि आपको समय सीमा दिया गया, और समय सीमा कितना दिया गया है, वो दिया गया 1 वर्ष का, 1 ईयर। टाइम बाउंडेशन क्या दिया, सबसे पहला चीज में समझना होगा, हमें टाइम बाउंडेशन इसमें दिया होता है। जैसे हम बजट का ईयर निकालते हैं, अगर किसी साल का बजट का ईयर हम निकालते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 2021-22 का हम बजट देखते हैं, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो इसमें एक 1 अप्रैल और 31 मार्च हमारा अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग जनरली लिखते 2021-22, ठीक है। तो ये एक टाइम लिमिट है 1 साल का। तो उसी टाइप से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में जाएगा, हम इसके लिए टाइम लिमिट दिया हुआ है, वो है 1 वर्ष। दूसरा दिया है बाउंड्री का सिलेक्शन। बाउंड्री क्या बोल रहा है, विद इन द कंट्री, एक देश के सीमा के अंदर, विद इन द कंट्री। दो चीज दे दिया कि आप जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे, जिस देश के रिस्पेक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट करोगे, उस देश के बाउंड्री के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए। और तीसरा चीज है इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 चीज का बाउंडेशन यहां पे दे दिया। अब इन्हीं तीनों को लिंक करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का परिभाषा या डेफिनेशन में निकाल, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर किसी देश के सीमा के अंतर्गत कुल वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम लोग कहेंगे अंतिम वस्तु एवं सेवा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो हमेशा अंतिम वस्तु एवं सेवा को लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम लोग खेतों में गेहूं उपजाते हैं, गेहूं से आटा बनता है और आटा से रोटी। तो जब हम रोटी को विक्रय करते हैं तो रोटी में, जैसे मान लीजिए सपोज की रोटी को हम 5 रुपए या 10 रुपए में बेच रहे हैं या होटल में बिक रहा है, तो 5 रुपए की रोटी में उसमें आटे का वैल्यू भी इंक्लूड है और उसमें गेहूं का भी वैल्यू इंक्लूड है। तो इसलिए हम अगर रोटी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें गेहूं और आटे का भी वैल्यू उसमें निकल जाएगा। इसलिए हम जब भी इंक्लूड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या जीडीपी में, तो हम अंतिम वस्तु को इंक्लूड करते हैं, अंतिम वस्तु का मूल्य या अंतिम सेवा का मूल्य को ही इंक्लूड करते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, तो 3 बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टाइम लिमिट, तो 1 साल का है। दूसरा चीज बाउंड्री, तो विद इन द कंट्री। एंड तीसरा चीज है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, हम जब जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, या कोई कंट्री अगर जीडीपी का कैलकुलेशन करता है तो कौन आधार पे करता है, ठीक है, या मेजरमेंट ऑफ जीडीपी कह सकते हो आप, है ना।
जीडीपी का मेजरमेंट या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो जीडीपी दो आधारों पे मापा जाता है। जीडीपी या कह लीजिए टाइप्स ऑफ जीडीपी कह सकते हो उसको, कि कितने प्रकार के जीडीपी होते हैं, ये भी कह सकते हो आप, टाइप्स ऑफ जीडीपी। टाइप्स ऑफ जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी की हम बात करें तो एक जीडीपी को हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। एक जीडीपी हमारा कहलाता है रियल जीडीपी, एंड सेकेंड वन कहलाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, जब हम जीडीपी व्हेन कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर, जब हम जीडीपी को बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, हर एक देश का अपना बेस ईयर होता है, ठीक है। तो जीडीपी को जब हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता हमारा रियल जीडीपी। अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखोगे, आपसे जीडीपी का पूछे, आपसे जीएनपी का पूछे, आपको सीपीआई पूछे, आपको डब्ल्यूपीआई पूछे, किसी का भी पूछेगा तो भारत के रिस्पेक्ट में भी सारा का बेस ईयर है 2011-12, ठीक है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पूछे तो सेम है बेस ईयर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पूछे सेम है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी सेम बेस ईयर यही है, होल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन में, जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे या मॉनेटरी इन्फ्लेशन पढ़ेंगे या मनी इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो हम लोग वही पढ़ेंगे उसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। लेकिन आपके दिमाग में ये एकदम बैठा कर रख लीजिए कि इन प्रेजेंट जो भारत का जो बेस ईयर है, किसी भी रिस्पेक्ट में हम निकालते, किसी भी बेस ईयर के भारत के रिस्पेक्ट में भी जो जिसका भी कैलकुलेशन करते हैं तो भारत में बेस ईयर 2011-12 में, ठीक है, क्लियर है। नॉमिनल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है करेंट ईयर में। जब हम करेंट ईयर में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम 2021-22 का हम अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी तुलना हम कर ले रहे हैं 2020-21 से, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी। जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो मोस्टली नॉमिनल जीडीपी पे काम करते हैं और इंडिया जो है वो आपके रियल जीडीपी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें कि जीडीपी में क्या एक्सक्लूड किया जाता है, जीडीपी में क्या शामिल नहीं किया जाता है ना। जीडीपी में क्या शामिल नहीं किया जाता, किस चीज को हम लोग जीडीपी में एक्सक्लूड करके चलते हैं, इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं, मतलब जीडीपी को कैलकुलेट करने के समय उसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। जो जीडीपी से जो आइटम्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, जिसको जीडीपी में शामिल नहीं करते। सबसे पहला इसमें सेल ऑफ यूज आइटम्स, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स उसी को हम लोग कहते हैं सेल ऑफ यूज आइटम्स, ठीक है। एक सामान को दोबारा बेचने, तो उसमें जो पैसे आते हैं उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। और यहाँ एक देखने वाली बात है, इसमें जो कमीशन इन्वॉल्व होगा, वो कमीशन जो है वो आपके जीडीपी में, जो इसमें दलाली, जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा कह सकते हैं दलाली, अगर किसी को बिचवा रहे कुछ सामान तो अपना दलाली खाते हैं या कहते हैं वो कमीशन लेते हैं। तो कमीशन जो लेते हैं तो जीडीपी में इंक्लूड होता है, लेकिन वो जो जितना में बिचवा रहा, जो पैसे बिचवाने का ले रहा है, वो आपके जो बेचने के पैसे आते हैं वो आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रहे। सामान का जो मूल्य मिल रहा है सेकेंड टाइम बेचने पे वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जो कमीशन इन्वॉल्व है वो आपके जीडीपी में इन्वॉल्व मिल रहा है, उसको जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। सॉरी, थोड़ा तबीयत नाजुक है इसलिए थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, आवाज में भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा, ठीक है। तो बरसात का मौसम, अभी तबीयत ऐसे ही नाजुक चलते रहते। इंटरमीडिएट्स गुड्स की बात करें हम, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं,
जैसे हमने देखा कि आप ना तो गेहूं का मूल्य जोड़ रहे हो, ना तो आटा का मूल्य जोड़ रहे हो, लास्टली किसको जोड़ रहे हो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब रोटी का मूल्य जोड़ रहे हो। तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू इसमें जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते। तीसरा है ब्लैक मनी, जो काला धन की बात करते हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। चौथा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज, अपने यूज के लिए या घर के यूज के लिए अगर कोई वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। पांचवा है मनी ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपके जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी ट्रांसफर होगा वो किस तरह से होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है वो स्कॉलरशिप। अगर कोई स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होंगे। दूसरा, स्टूडेंट ग्रांट्स, छात्रवृत्ति जो देते हैं, सॉरी स्टूडेंट ग्रांट्स विद्यार्थी अनुदान, स्कॉलरशिप तो छात्रवृत्ति हो गया, और एक स्टूडेंट ग्रांट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट ग्रांट्स आपका वो जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। तीसरा हो गया आपका पेंशन, पेंशन भी जीडीपी में काउंट नहीं होता। चौथा होगा कंपनसेशन, कंपनसेशन अनुकंपा राशि, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गया, उस समय में जो अनुकंपा राशि दिया था, कंपनसेशन दिया जाता है, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। तो जीडीपी में हम लोग किस किस चीज को कैलकुलेट नहीं किया, सबसे पहला हमने कैलकुलेट नहीं किया सेकेंड हैंड आइटम्स को, है ना, जो सेकेंड हैंड बेचते आइटम्स उसको कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन उसमें जो एक कमीशन इन्वॉल्व होता है उसको हमको जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा चीज हमारा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, हमेशा जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते, इंटरमीडिएट्स नहीं करते, जो इन बिटवीन है उसको नहीं करते। तीसरा हो गया ब्लैक मनी को हम लोग जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं करते। काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग भी कह सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग के भी वस्तुएं जो उसको हम लोग या ब्लैक मनी जो है उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर सेल्फ यूज, अगर अपने घर के यूज के लिए या अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक चेयर बना रहे हैं, सॉरी जैसे एक चेयर बना रहे हैं अपने यूज के लिए, तो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे घर पे आप पिकल्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, ठीक है, तो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। और लास्टली मनी ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट, वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। गवर्नमेंट को जो मनी ट्रांसफर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उसको कह सकते हैं स्कॉलरशिप, उसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट ग्रांट, उसको हम कह सकते हैं पेंशन, उसको हम कह सकते हैं आपके कंपनसेशन। तो ये सारे के सारे चीज जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते। ठीक है। अब बात करें हम लोग कि जीडीपी को कैलकुलेट क्यों करते हैं। ठीक है, जीडीपी का क्या यूटिलाइजेशन है, उपयोग क्या है। तो जीडीपी का यूटिलाइजेशन हम लोग देखें, देखो जीडीपी का जो सबसे मेन यूटिलाइजेशन है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक किसी देश के बीच में कंपैरिजन करना हो, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी देश के बीच में कंपैरिजन करना हो तो जीडीपी के अकॉर्डिंग ही कंपैरिजन करते हैं कि किस देश का जीडीपी कितना ज्यादा है। ठीक है। दूसरा चीज, जीडीपी जो होता है वो एक कह लीजिए सांख्यिक मान, सॉरी ये संख्यात्मक मान होता है, मतलब वो आपके क्वांटिटिव मेजरमेंट होता है, मतलब उससे हमें केवल संख्या का पता चलता है। तो बेसिक ये दो चीज बहुत यूटिलाइजेशन है जीडीपी का। एक तो आपका हो गया आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है वो दो देशों के बीच में जब कंपैरिजन करता है तो जीडीपी के थ्रू ही करता है, और जीडीपी जो है होता है हमेशा एक संख्यात्मक मान होता है, दैट इज क्वांटिटिव मेजरमेंट होता है, इसमें क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है। अब हम लोग बात कर ले जीएनपी को। जब हम लोग जीएनपी की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो जीएनपी की बात करें तो इसमें ऑलरेडी जीडीपी इंक्लूड है प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
या कह सकते हो निर्यात माइनस आयात। ठीक है, जीएनपी जो होता है जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जीडीपी के डेफिनेशन में केवल आप बाउंड्री का लिमिट हटा दोगे। जीडीपी में उन्होंने बाउंड्री को बांध दिया था। जीएनपी में क्या होता है, कुल मौद्रिक वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन 1 ईयर ऑफ ए कंट्री। तो विद इन 1 ईयर ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पे हमने बाउंड्री को कैलकुलेट नहीं किया, बाउंड्री को हमने एक्सक्लूड कर दिया। जब बाउंड्री को कैलकुलेट कर लेंगे तो जीडीपी कहलाएगा, बाउंड्री को जब हम एक्सक्लूड कर दिए तो ये जीएनपी हो गया। या मैथमेटिकली कह सकते हैं जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये मैथमेटिकली। और अगर आप थियोरेटिकली कहो या शब्दों में कहो या वर्ड्स में कह सकते हो तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब यहां पे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि देखते हैं कि जीडीपी जो है जीएनपी में इंक्लूड है, मतलब जीएनपी में ऑलरेडी जीडीपी इंक्लूड है, तो लोगों के दिमाग में ये जाता है कि हमेशा जीएनपी जीडीपी से बड़ा होता है। लेकिन नहीं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीएनपी और जीडीपी में बड़ा कौन होता है, तो आपके लिए उसके लिए कंडीशन उससे मांगना पड़ेगा, किस कंडीशन में आप कहना चाहते हो। इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग उस कंडीशन को समझते हैं पहले। तो कंडीशन क्या है, केस नंबर 1। देखो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं जीएनपी और जीडीपी में, तो जीएनपी और जीडीपी में बड़ा कौन होगा, ये डिपेंड करेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट है, मतलब निर्यात आयात से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जीएनपी हमेशा जीडीपी से बड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो ऑटोमेटिक, नेगेटिव वाला कम है तो ज्यादा होगा जीएनपी। कंडीशन नंबर 2, केस 2, अगर एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है, निर्यात आयात से छोटा है, तो इस कंडीशन में आपका उल्टा हो जाएगा, जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। ठीक है, इस केस को ध्यान रखिए, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 में बोल रहा है एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, देन जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। केस नंबर 2 बोल रहा है एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, देन जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। अब केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें हम, केस नंबर 3 की बात करें हम, तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे, ए और बी। एक बनेगा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, और कंडीशन नंबर 2 बनेगा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन में है कि हम 10 रुपया का सामान बेच रहे हैं, 10 रुपया का सामान हम खरीद रहे हैं, तो दोनों बराबर है। और सेकेंड नंबर कंडीशन कह रहा है कि ना हम कुछ खरीद रहे ना कुछ बेच रहे, तो भी बराबर है। ये जो कंडीशन होता है ये हमेशा क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है। जब हमारा इकोनॉमी क्लोज्ड है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ये हमेशा कंडीशन होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में। और आज के डेट में कोई भी कंट्री बंद अर्थव्यवस्था में नहीं, तो इसके होने की संभावना कम है। लेकिन आपसे पूछेगा कि जब क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो जीएनपी और जीडीपी में क्या रिलेशन होता है, तो जब क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होता है। तो दोनों ही केस में कह लीजिएगा, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो तो भी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होगा, जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगा तो भी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के रिस्पेक्ट में हम क्या होता है, तो भारत के रिस्पेक्ट में ऑलवेज जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी होता है। भारत के रिस्पेक्ट में जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी होता है, क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट के आइटम्स हमारे थोड़े सस्ते होते हैं। हम मेनली पेट्रोलियम पे डिपेंड है, और हमारा इकोनॉमी जो पेट्रोलियम पर ज्यादा आधारित है, हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और हम सस्ते आइटम्स ज्यादा, हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो मेनली सस्ते आइटम्स होते हैं। तो हम अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, या कह सकते हो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हम इंपोर्ट महंगे आइटम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत के रिस्पेक्ट में आपसे पूछे तो भारत के रिस्पेक्ट में जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। ठीक है,
अब हमारा बात गया कि हम जीएनपी को कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो जीएनपी का जो हमारा यूटिलाइजेशन है, ये 3 तरह से यूटिलाइजेशन कह सकते हो जीएनपी का। जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, यूज ऑफ जीएनपी। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, जिसको हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसाइड किया जाता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो जीएनपी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। तो भारत के रिस्पेक्ट में क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए भारत के रिस्पेक्ट में हमेशा अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कैलकुलेट करते हैं, बीओपी जो कैलकुलेट करते हैं, वो जीएनपी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। दूसरा चीज है, जो जीएनपी जो होता है ये क्वालिटिव भी है, ये क्वालिटिव भी है एंड ये क्वांटिटी भी है। क्वांटिटी भी मतलब जीडीपी गुणात्मक मान भी है और संख्यात्मक मान दोनों है। और तीसरा, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जब रैंकिंग डिसाइड करता है तो जीएनपी के हिसाब से ही रैंकिंग दी। जैसे अभी कहो कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 6ठे नंबर पे, कुछ 4-5 महीना पहले भारत की अर्थव्यवस्था ऐसा माना जाता है 5वें नंबर पे पहुंच चुकी है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ के। लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और फिर से हम 6ठे स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जो ये रैंकिंग किया गया है 5वां 6ठा, वर्ल्ड में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे जो रैंकिंग में है वो अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे आपके चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है और भारत 6ठे नंबर पे, बीच में जर्मनी और ब्रिटेन। तो कहने का अर्थ है ये जो रैंकिंग हो रहा है, ये रैंकिंग किसके आधार पे किया जा रहा है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग करते हैं वो जीएनपी के आधार पे ही करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के क्लास में हमारा जीडीपी एंड जीएनपी। एक दिन में हम पूरे क्लास को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा अच्छा क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप आराम से क्लास को देख सकते हो। नेशनल इनकम का जो शेष पार्ट बच गया या रिमेनिंग पार्ट है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।